हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो भी कंटेंट है एनसीईआरटी बेस्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको पहले हम वन बाय वन कंटेंट का ओवरव्यू दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो हमारा इस वीडियो का आज का कंटेंट ये होने वाला है, जो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने मैक्सिमम को इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड कर रखा है, जो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी है जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी हमने इसमें ऐड कर रखा है। तो इस तरह से आज का हमारा ये सेशन होने वाला है, और हम इस क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट कमिंग मिनट्स में। राइट, ये हमारा आज का इस वीडियो का कंटेंट है जो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब मैं अपने पहले स्लाइड पे आ गया हूँ और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर 1 कूलम बटा सेकेंड होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। सी इज द राइट आंसर, और ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 यानी 18 इलेक्ट्रॉन होती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। विद्युत धारा की दिशा किस डायरेक्शन में मानी जाती है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में मानी जाती है, या धनावेश की गति की दिशा में मानी जाती है। राइट, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा में नहीं, इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में, धनावेश की गति की दिशा में। ये सही है, किसी भी दिशा में ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, यह भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धनावेश की गति की दिशा में। और कहीं कहीं यह भी दिया रहेगा कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। तो ये दोनों आप लोग को याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धनावेश की गति की दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को जनरेटर बोलते हैं, और हिंदी में जनित्र बोलते हैं। ए इज द राइट आंसर। ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है। तो ओम के नियम का गणितीय रूप होता है V = IR। ये सबको पता है, V = IR होता है, जहाँ पे V वोल्टेज है, I करंट है, और R जो है रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। तो ये कहाँ पे मिल रहा है हमें, ये हमें ए में मिल रहा है। ए इज़ द राइट आंसर, V = IR, और ये हमारे 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और उसका प्रतिरोध 5 एम्पियर है, तो उसका विभवांतर यानी वोल्टेज क्या होगा। अभी हमने फार्मूला देखा V = IR, और हमें यहाँ पे I दे रखा है 2 और रजिस्टेंस 5 दे रखा है, और ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 वोल्ट, देखिए कौन सा आंसर मिल रहा है, सी इज द राइट आंसर, 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम लागू होता है, यानी ओम का नियम कहाँ पे लागू होता है, किस पे लागू होता है। केवल धातुओं में, बात सही है, अर्धचालकों में नहीं, केवल ये इलेक्ट्रोलाइट में नहीं, सभी में। ये भी गलत है, ये तीनों में लागू नहीं होता है, सिर्फ किस में लागू होता है, केवल धातुओं में, मेटालिक बॉडी में लागू होता है। V = जो ओम का नियम है ओ। तो इसका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है VI ग्राफ की स्लोप से क्या होता है। तो VI ग्राफ के स्लोप से, जैसे V = IR हम लोग लिखते हैं, और जो है R = हो जाएगा V/I, और यही होता है जब स्लोप में हम ड्रॉ करते हैं तो tan थीटा ही स्लोप होता है। तो यहाँ पे देखिए R जो है वो विभवांतर जो है इसका स्लोप हो जाएगा, सॉरी रजिस्टेंस जो है इसका स्लोप हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। VI ग्राफ की स्लोप से हमें क्या मिलता है, तो प्रतिरोध मिलता है, रजिस्टेंस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी चालक में विभवांतर दोगुनी कर दिया जाता है तो धारा क्या होती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है V = IR होती है, जहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो गया। और ये क्या बोल रहा है कि किसी चालक में विभवांतर दोगुनी कर दिया, इसको दोगुना कर दिया तो करंट भी दोगुना हो जाएगा। राइट, करंट भी दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर मिल रहा है, दोगुना कर देता है तो धारा क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। रेजिस्टेंस का SI मात्रक ओम होता है, ये याद रखना है। और ये देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध, पहले उसका फॉर्मूला होता है R = ρL/A। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। जो प्रतिरोध होता है ρL/A, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है रो, ये लेंथ हो गया और ये एरिया हो गया। तो ये तीनों प्रॉपर्टी देखिए इसमें क्या दे रखा है, लेंथ पे निर्भर कर रहा है। यहाँ पे लेंथ है, लेंथ पे निर्भर कर रहा है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर इस पे भी निर्भर कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एरिया है। और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर इस पे भी निर्भर कर रहा है क्योंकि यह पदार्थ की प्रकृति है, मेटालिक प्रॉपर्टी दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑल। डी इज द राइट आंसर। सभी पे निर्भर कर रहा है और ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है, R = ρL/A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? अभी हमने फार्मूला पढ़ा है R = ρL/A। तो यहाँ पे हमने देखा कि R जो है रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो लेंथ है, ये हमें फार्मूला मिल गया यहाँ से, इस फार्मूला से हमें मिल गया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी जितना L बढ़ेगा उतना ही R बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लंबाई दोगुनी कर दी जाए, तो यानी लंबाई दोगुना कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर मिल रहा है, दोगुना हो जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? अभी हमने फार्मूला पढ़ा है R = ρL/A, ये फार्मूला है। और यहाँ पे एरिया से एरिया के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। ये रिलेशन यहाँ पे काम करेगा। और ये क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है, तो यहाँ पे जैसे हम क्षेत्रफल को दोगुना करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा यहाँ पे, राइट। जैसे यहाँ पे फार्मूला में आप लोग पुट करेंगे, जैसे मैंने पुट करके दिखा दिया, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आधा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आप लोग के लिए है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर नेक्स्ट कमिंग वीडियो के लिए। और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है या किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो उस पर आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको बनाने के लिए, राइट। और ये हमारी टेलीग्राम का आईडी है, जो इससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं या QR कोड से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे यूट्यूब का लिंक है, डायरेक्टली आप यहाँ से क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है और टंगस्टन का रेजिस्टेंस जो है लगभग 35, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी हमने रेजिस्टेंस बोल दिया, मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पे 3422 लिखा है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस माना जाता है टंगस्टन का। तो इसलिए फिलामेंट जो है टंगस्टन का बनाया जाता है, जो काफ़ी देर तक जलने के बाद भी हीट होता है, और हीट होता है तो इसका टेम्परेचर जब तक 3500 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा तब तक वो पिघलेगा नहीं। तो हमारा फिलामेंट काफ़ी दिनों तक चलेगा, बल्ब जो है उसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा होगी। इसलिए टंगस्टन जो है, ये टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा विद्युत चालक चांदी होता है, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में भी ये पूछा गया है। तो सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन होता है? चांदी होता है, तांबा भी नहीं होता है, सोना भी नहीं होता है, इसको भी ध्यान रखना है, एल्युमिनियम भी नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही आएगा। तो इसको याद रखना है कि सबसे अच्छा विद्युत चालक यानी रजिस्टेंस कम होता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे कम रजिस्टेंस किसका है? तो चांदी होगा। सबसे अच्छा विद्युत चालक तो भी चांदी होगा। ये दोनों टर्म याद रखना है आप लोग को, इसका तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचालकों की प्रतिरोधकता होती है। कुचालकों की प्रतिरोधकता काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कुचालक है क्योंकि वो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, सी इज़ द राइट आंसर। वो लगभग होती है 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु का उपयोग
विद्युत तापन युक्तियों में किया जाता है क्योंकि क्या वजह है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत तापन में किया जाता है, जहाँ पे हीट निकलता है वहाँ पे किया जाता है। तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा निकलेगा वहाँ पे, और हीट का फॉर्मूला होता है H=I²RT। और दूसरी बात है कि टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट भी नहीं करेगा, पिघलेगा नहीं, तो काफ़ी इसका लॉन्ग लास्टिंग करेगा, इसलिए मिश्र धातु का उपयोग तापन युक्ति में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे की प्रतिरोधकता लगभग कितनी होती है। तो तांबे की प्रतिरोधकता लगभग, यहाँ पे देखिए तांबे की प्रतिरोधकता, तांबा जो है अच्छा कंडक्टर है, तो उसकी प्रतिरोधकता कम होगी, तो यानी माइनस में पावर है, तो जो पावर ज़्यादा होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए -2 में है, तो ये भी नहीं होगा, और ये -8 में है, इसका मतलब सबसे छोटा यही है, तो ए इज़ द राइट आंसर। और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध में धारा समान होती है। ये याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध में धारा, मान के चलिए यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े एक रजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, दूसरा रजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, तीसरा रजिस्टेंस यहाँ पे लगा है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और यहाँ से हमने I करंट दे दिया, तो यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा, और यहाँ भी I होगा, लेकिन वोल्टेज सेम नहीं होगा, क्योंकि जैसे यहाँ से हमने वोल्टेज दिया तो इस रजिस्टेंस में कुछ खर्च हुआ, दूसरा इसमें आया तो कुछ खर्च हुआ, तीसरा इसमें आया तो कुछ खर्च हुआ, इसलिए वोल्टेज सेम नहीं होता है, लेकिन करंट सेम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समान होती है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध में धारा, करंट यानी धारा पूछ रहा है, तो धारा जो है समान होती है, राइट। और ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना है आप लोग को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम का श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी इसमें जुड़ा हुआ हो, तो इसमें कितना जुड़ा हुआ है 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 10 ओम का। 10 ओम कहाँ पे आंसर दे रखा है, सी में, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकता का तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। तो समानांतर क्रम में सबसे पहले R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारा जो इक्विवेलेंट जो हम निकालते हैं पैरेलल में यानी समानांतर क्रम में, इसका फॉर्मूला यही होता है। और ये पूछ रहा है कि समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है। जो सबसे छोटा प्रतिरोध का मान होगा, मान के चलिए इसका ये R1 का 2 ओम है, R2 का 3 ओम है, R3 को 5 ओम है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, और ये जो कॉन्सेप्ट है, तो इसमें सबसे जो इसे R इक्विवेलेंट जो आएगा ये लेस देन 2 ओम आएगा, ये याद रखना है। इस तरह से कॉन्सेप्ट यही, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्रतिरोध 4 ओम 6 ओम समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्विवेलेंट हम निकालते हैं इसका, तो 1/R1 प्लस 1/R2 जब हम करेंगे तो 1/4 प्लस 1/6 हम निकालेंगे, तो 6 प्लस 4/24, तो 10/24, और ये किसके बराबर है 1/R के बराबर है। तो जब यहाँ से R करेंगे तो 24/10 हो जाएगा, और ये आएगा 2.4। 2.4 देखिए कहाँ पे है, डी इज़ द राइट आंसर। ये फार्मूला है, मेन कॉन्सेप्ट इतना ही है, बाकी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर 2.4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध में विभवांतर समान होती है। ये भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि करंट के बारे में पूछ रहा था, और यहाँ पे वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है। विभवांतर मतलब वोल्टेज, राइट। ये बोल रहा है समानांतर क्रम, मान के चलिए एक रजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ा है, एक रजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ा है, एक रजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ा है, राइट। और ये तीनों रजिस्टेंस ऐसे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक बैटरी वोल्टेज दे रहा है। तो ये अगर R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का विभवांतर वोल्टेज क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे वोल्टेज आया
पॉजिटिव टर्मिनल सपोज कीजिए ये है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव इधर से जाएगा, तो जितना भी यहाँ पे आएगा यहाँ से इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो इसमें समान होती है। वोल्टेज क्या होता है, समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में वोल्टेज समान होती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो आर इक्विवेलेंट हमने इससे पहले क्वेश्चंस में देखा है R1 प्लस R2, और ये बोल रहा है कि दोनों का वैल्यू R है, तो ये कितना हो जाएगा 2R। 2R किधर मिल रहा है, C में। 2R इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, और ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका 1/R इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं तो 1/R प्लस 1/R, तो ये हो जाएगा तो ये LCM R हो जाएगा 1 + 1, तो R इक्विवेलेंट बराबर R/2। यहाँ पे देखिए R/2 किधर मिल रहा है, A में मिल रहा है। A इज़ द राइट आंसर। और हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि पूछा गया था उसमें कि समानांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कितना आता है, तो जितना छोटा प्रतिरोध जो होता है उससे भी कम आता है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट कन्फर्म हो गया, क्लियर हो गया, वेरीफाई हो गया, क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध R ओम का था और जब इसे पैरेलल में जोड़ा गया तो इस R ओम से भी कम आया, यानी हाफ में आया। तो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रतिरोध आता है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से कम आता है। तो इसका वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था और यहाँ पे हमने इसको अप्लाई करके भी देख लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा R/2। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत उपकरण जोड़े जाते हैं, घरों में विद्युत उपकरण पैरेलल में जोड़े जाते हैं, राइट, समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, सीरीज में नहीं जोड़े जाते हैं। मान के चलिए एक कोई डिवाइस खराब हुआ तो वो सारे को बंद कर देगा, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, एक खराब हुआ तो बाकी जो जुड़े हुए हैं पैरेलल में उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रन करेंगे, काम करेंगे, तो हमारा उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। इसलिए घरों में जो भी वायरिंग होती है, जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे लगे होते हैं, सब समानांतर क्रम में पैरेलल क्रम में जुड़े होते हैं, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन प्रतिरोध 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध जैसे वो हमने यहाँ पे इस पहले देखा था 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3, ये इक्विवेलेंट प्रतिरोध हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे आप वैल्यू रखेंगे 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9, और ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.64 आएगा। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसका इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो NR हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे हमने लिख के दिखा दिया है कॉन्सेप्ट, N = R इक्विवेलेंट = NR। बी इज़ द राइट आंसर और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है, यानी शक्ति पूछ रहा है तो पावर होता है। पावर का फॉर्मूला जैसे आपने फोर्स चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे पढ़ा होगा, फोर्स = वर्क अपॉन टाइम। यही कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे पढ़े हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो पावर = होता है एनर्जी बटा टाइम। यहाँ पे बेसिकली एनर्जी का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे वर्क नहीं होता है। तो एनर्जी बटा टाइम हो जाएगा, तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है, जूल बटा सेकेंड। यहाँ पे देखिए जूल बटा सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी का यूनिट होता है वाट, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर, तो हमने क्या देखा, वाट = जूल बटा सेकेंड, तो एनर्जी का यूनिट हो जाएगा वाट। कभी वाट नहीं दिया रहेगा, वहाँ पे दिया रहेगा जूल अपॉन सेकेंड, इसको याद रखना है। तो जूल अपॉन सेकेंड क्या होता है, वाट होता है, और ये क्या है, एनर्जी का शक्ति का SI यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है पावर = वोल्टेज इंटू करेंट। P = VI जिसको बोलते हैं, इसको डायरेक्टली लिखेंगे हम, P = VI। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे वाले जो कमिंग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है उसमें, और ये 2023 में पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए कहाँ पे मिल रहा है, A इज़ द राइट आंसर। P = VI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए 220 वोल्ट, ये क्वेश्चन में क्या है, 220 वोल्ट पर कार्य करने वाले 1000 वाट के हीटर में धारा कितनी होगी। तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा है P = VI, तो पावर यहाँ पे दे रखा है 1000 वाट और वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट और करंट पूछ रहा है। तो करंट जब यहाँ से हम निकालेंगे
1000 बटा 220 करेंगे और ये आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 4.54 एम्पियर के आसपास। तो बी इज द राइट आंसर। ये मेन कॉन्सेप्ट है, इतना इसको याद रखना है। P इक्वल टू VI और वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 4.54 एम्पियर आएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, बिजली यूज करते हैं, उसको किस में मापा जाता है? तो उसका यूनिट होता है किलोवाट घंटा। डी इज द राइट आंसर, किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको याद रखना है, 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। राइट, डी इज द राइट आंसर। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो कितनी बिजली खर्च होगी? और ये देखिए 2020 में पूछा गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगर आपको पता है तो आप अपने घर में कितना बिजली कंजम्पशन कर रहे हैं एक महीने में, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जलता है तो कितनी बिजली खर्च होगी? और ये इसका कैलकुलेशन सिंपल है। जैसे यहाँ पे देखिए 100 वाट गुना 10 घंटा जल रहा है और इसमें कुछ नहीं दिया है कि हमारे घरों में 10 दिन जल रहा है, 5 दिन जल रहा है, 1 दिन जल रहा है। तो जब नहीं दिया है तो हम वो एक मतलब 10 घंटे ही लेके चलेंगे और ये जब इसको गुना करेंगे तो 1000 वाट हो गया। राइट, 1000 वाट हो गया। और ये हमारा जो यूनिट होता है 1 यूनिट 1000 वाट के बराबर होता है। तो जैसे इसे 1000 से हम भाग देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। राइट, 1 यूनिट किधर है? बी में है। बी इज द राइट आंसर, 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा दोगुनी कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है हीट जनरेटेड इक्वल टू I² RT। H इक्वल टू I² RT, यही फार्मूला है कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि धारा को दोगुनी कर रहा है, यानी करंट को दोगुना कर रहा है। तो यहाँ पे H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I² है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। देखिए 4 गुनी हो जाएगी तो हीट जो है जो जनरेट होगा धारा दोगुनी करने पर 4 टाइम्स यानी 4 टाइम्स 4 गुना निकलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, 4 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P इक्वल टू I² R सूत्र व्यक्त करता है तो जूल्स का नियम व्यक्त करता है। P इक्वल टू I² R जूल्स का नियम को व्यक्त करता है। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग को याद रखना है। मैं भी पूछ सकता है इसको भी। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल्स का नियम, P इक्वल टू I² R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री में तापमान अव्यय बना होता है। तो विद्युत इस्त्री में तापमान जो है नाइक्रोम का तापमान को, जो वहाँ पे जो वायर्स लगे होते हैं, बेसिकली रिंग्स लगा होता है, जो आप आयरन्स को अगर खोल के देखेंगे तो उसके अंदर कॉयल लगा होता है, वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कॉयल्स बने होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 वाट का बल्ब 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट, दो बल्बों में से अधिक प्रतिरोध किसका होगा? तो यहाँ पे देखिए ये रजिस्टेंस के बारे में पूछा। इसका बेसिक फार्मूला हमें पता है, V इक्वल टू IR और एक पावर का फार्मूला होता है P इक्वल टू VI। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? इसमें हमें देखिए P दिया है और V दिया है, हमें इसमें I का यानी I का कोई यूज नहीं है, तो यहाँ से हम I को एलिमिनेट कर लेते हैं। I इक्वल टू V/R हो जाएगा। राइट, और इसी I को हम इसमें पुट करेंगे तो V इंटू V/R। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो P इक्वल टू V²/R और ये हमसे पूछा है R का वैल्यू, तो यहाँ पे R हो जाएगा V²/P। राइट, जब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज पुट करेंगे और यहाँ पे P पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 60 वाट का जो बल्ब है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, बल्ब के बारे में पूछ रहा है, 60 वाट का जो बल्ब है उसका रजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप 220 गुना 220 करेंगे भागा और यहाँ पे पावर जो है नीचे 60 करेंगे तो ये कैंसिल 1 0 से 1 0 और यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 11 होगा। राइट, अब यहाँ पे जैसे आप 22 गुना 11 करेंगे और 3 से भागा देंगे तो वो वैल्यू आएगा, वो ज़्यादा आएगा। और उसी तरह से इसको भी पुट करेंगे और पुट करके जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो 60 वाट का बल्ब है वो 60 वाट का बल्ब का रजिस्टेंस ज़्यादा है
तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर 60 वाट का बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का तापमान प्रभाव आधारित है। तो विद्युत का तापमान प्रभाव किस पे आधारित होता है? जूल्स के नियम पे, जो H इक्वल टू, हमने इससे पहले क्वेश्चंस में देखा है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये क्या है? जूल्स का नियम है, और ये जूल्स के नियम पे विद्युत का तापमान प्रभाव आधारित होता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज बना होता है। विद्युत फ्यूज किस मतलब कौन कौन से मटेरियल्स का बना होता है? तो विद्युत फ्यूज जो है टीन, शीशा का मिश्र धातु है, राइट। टीन और शीशा का मिश्र धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्यूज तार का क्या कार्य है। तो फ्यूज तार का कार्य जैसे हमारे घरों में अधिक वोल्टेज आ जाए तो उसको शॉर्ट सर्किट मतलब उसको ब्रेक कर देता है, तो हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस लगे होते हैं, जो भी हमारे उपकरण होते हैं घरों में, वो सुरक्षित रहते हैं। तो अधिक धारा से परिपथ को सुरक्षित रखना, यानी वहाँ पे फ्यूज हो जाता है तो वहाँ पे सप्लाई कनेक्शन टूट जाती है, तो यही आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, अधिक धारा से परिपथ को सुरक्षित रखना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत केतली में तापन तत्व क्या होता है? यानी तापन जो हीटिंग एलिमेंट उसमें लगे होते हैं, जिससे हमारा जो मान के चलिए कोई चाय बनाता है या कोई पानी गर्म करता है, तो जो उसे गर्म होते हैं उसमें क्या लगा होता है? नाइक्रोम लगा होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो काफ़ी टेम्परेचर पर भी ये सस्टेन करेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, जल्दी फ्यूज नहीं होगा। तो इसीलिए नाइक्रोम का लगाया जाता है हमारे विद्युत केतली में और आयरन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट पर 1 घंटे में 1000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो उसकी धारा क्या होगी? जैसे हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा था, हीट जनरेशन इक्वल टू H बराबर आई स्क्वायर आर टी, और एक और हमने फार्मूला पढ़ा है V इक्वल टू आई आर। ये दोनों फार्मूला का यूज करते हैं पहले। तो ये दोनों फार्मूला में हमें देखिए क्या एलिमिनेट करना है, रेजिस्टेंस को यहाँ से हम एलिमिनेट करते हैं। यहाँ से अगर हम R लेते हैं तो V बाई आई हो जाएगा, राइट। ये V बाई आई हो गया, और इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे H हो जाएगा आई स्क्वायर टी गुना, और R के जगह पे हम लिख देंगे V बाई आई। तो एक I से एक I कट गया, और H इक्वल टू हो जाएगा I, इसको हम लिख सकते हैं V आई टी, थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे जब हम वी आई टी लिखेंगे, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आ जाएगा लिखने के लिए। यहाँ पे हमने मिटा दिया, अब इसको हम फ्रेश लिख लेंगे, राइट। चलिए शुरू करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला आ गया H इक्वल टू वी आई टी, और हमें क्या क्या दिया हुआ है? ये 1000 किलो जूल दिया हुआ है। पहले ध्यान देना है टर्म पे, किलो जूल में है, तो यहाँ पे किलो के लिए 3 जीरो और लगाएंगे, और यहाँ पे वोल्टेज हमें 220 वोल्ट दिया हुआ है। टाइम हमारा 1 घंटा दिया हुआ है, तो 1 घंटा में कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है। तो 3600 यहाँ पे लिखेंगे गुना, और हमसे क्या पूछा है? करंट के बारे में पूछा है। करंट हमें नहीं दिया है, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो करंट इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 6, या ऐसे हम लिख दें इसको 10 टू द पावर 6 लिखने में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। उसके बाद 220 गुना 3600, जब इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.26 एम्पियर आ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, और इससे पहले जो हमने डिराइव करके दिखाया वो फार्मूला का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इतना हमें लग रहा है कि समझ में आ गया। इसका हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.26 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? और जो भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है? आर्गन या नाइट्रोजन गैस होती है। और हमने बोला यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस यानी कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? तो आर्गन और नाइट्रोजन। बी इज़ द राइट आंसर। और मैंने बोला कि क्यों भरी जाती है, तो उसमें जो फिलामेंट होता है उसको रिएक्शन होने से बचाने के लिए, वो अगर रिएक्शन हो जाएगा तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा और मेल्ट कर जाएगा। इसी से बचाने के लिए बल्ब्स में जो नॉन रिएक्टिव गैस आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, राइट। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग अधिक धारा से सुरक्षा के लिए, जो हमारे घरों में इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, कुछ भी मतलब डिवाइस है अगर वो लगा है तो अधिक धारा आएगी तो वो सारे ख़राब हो जाएंगे, सारे जल जाएंगे, उसी से बचने के लिए। या कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो देखते हैं कि हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाता है। एमसीबी ट्रिप हो जाता है तो मतलब सुरक्षा के लिए भी लगाया जाता है,
और जो हमारे अप्लायंस है उसको जलने से बचाता है, तो मतलब अधिक धारा आएगा तो उसको ख़राब होने से भी बचाएगा, तो बेसिकली सुरक्षा के लिए ही लगाया जाता है, यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, अधिक धारा से सुरक्षा के लिए एमसीबी का उपयोग किया जाता है। और ये 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 एम्पियर धारा वाले फ्यूज का उपयोग किया जाता है, मतलब किया जा सकता है, इसमें किस में? ये जो 4 ऑप्शन है इसमें कहाँ पे 5 एम्पियर वाले धारा का उपयोग किया जाएगा? तो बेसिकली हमें यहाँ पे रजिस्टेंस क्या कैलकुलेट करना है। 5 एम्पियर वाले धारा 5 एम्पियर वाले धारा फ्यूज का उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? तो बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि हमारे पास 5 एम्पियर का एक फ्यूज है, उसको यूज करना है, मतलब 5 एम्पियर से हमारा जो करंट आएगा कैलकुलेशन में वो 5 एम्पियर से कम आएगा। तो इसका फार्मूला होता है, जैसे हमने पिछले पढ़ा है, P = VI। तो इसमें पहले हमें I कैलकुलेट करना है सभी का, P/V, सभी का पावर दिया है और वोल्टेज दिया है। 3000 वाट में 220 वोल्ट से भाग देते हैं, 3000 वाट में 220 वोल्ट से भाग देते हैं, तो ये देखिए कभी भी जैसे ये लगभग आएगा 15 दूना 30, लगभग 15 एम्पियर के आसपास आएगा। तो ये फेल हो गया, इसमें नहीं लगेगा, हमारे पास 5 एम्पियर का ही है, मैक्सिमम 5 एम्पियर से यूज कर सकते हैं। दूसरा में देखते हैं 1000/220, राइट, और ये हो गया 50, ये हो गया 11, 11 चौका 44, और हमारे पास 6 बच गया, 11 × 6 = 55, राइट। तो अब हमें यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये सारे मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मैंने जो कॉन्सेप्ट बता दिया वो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हमारा जो 5 एम्पियर का जो डिवाइस 5 एम्पियर का जो हमारा फ्यूज है वो किस में यूज होगा? तो बेसिकली बी वाला में हमारा जो करंट आ रहा है लगभग 4.5 एम्पियर का आ रहा है, जैसे हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया P = VI फार्मूला से। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति का विभवांतर यानी वोल्टेज कितना होता है? 220 से 230 वोल्ट के रेंज में होता है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 220 वोल्ट, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एसी की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है एसी की वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, इसको भी याद रखना है, ये 2023 में डायरेक्टली पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट होता है जब, यानी शॉर्ट सर्किट जब होता है तो क्या होता है? तो जीवित और उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं तब शॉर्ट सर्किट होता है। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शॉर्ट सर्किट कब होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फ्यूज जीवित और उदासीन तार, यानी जो हमारा जो न्यूट्रल है और जो लाइव तार है वो दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं, बात सही है। अधिक विद्युत उपकरण चलाए जाते हैं, नहीं, ये नहीं है। फ्यूज खराब हो जाते हैं, ये गलत है। विभवांतर कम होता है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। जब मान के चलिए ये करंट वाला है और ये न्यूट्रल का है, ये करंट का है और ये न्यूट्रल का है, बाई द वे अगर ये टच में आ गए यहाँ पे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसी को बोल रहा है कि शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब न्यूट्रल और फेज दोनों हमारे एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरलोडिंग होती है जब, मैंने यानी ओवरलोडिंग कब होती है? तो ओवरलोडिंग बेसिकली एक उपकरण चलाया जाता है, नहीं। विभवांतर बढ़ा दिया जाता है, नहीं। एक ही सर्किट में बहुत से उपकरण जोड़ दिए जाते हैं, हाँ। एक ही सर्किट में मैक्सिमम यानी ज़्यादा उपकरण जोड़ दिए जाएंगे तो ये ओवरलोड हो जाएगा। तो इसी को पूछ रहा है कि ओवरलोडिंग कब होता है? तो एक ही सर्किट में बहुत से उपकरण जोड़ दिए जाते हैं तो ओवरलोडिंग होता है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में सभी उपकरण जोड़े जाते हैं। तो घरेलू परिपथ में सभी उपकरण श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, नहीं, क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो एक खराब होगा तो सभी खराब हो जाएगा, मतलब एक खराब होगा तो सभी को बंद कर देगा, कोई काम नहीं करेगा। और सही इसलिए समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और समानांतर क्रम में जोड़ने का एक और रीज़न है कि हमने पहले देखा कि वोल्टेज समान मिलेगा। जब वोल्टेज समान मिलेगा तो सभी फंक्शनल जो होंगे अच्छे से काम करेंगे। मान के चलिए अगर सीरीज में आप जोड़ते हैं तो सबको वोल्टेज समान नहीं मिलेगा, सिर्फ करंट समान मिलता है। जब वोल्टेज समान नहीं मिलेगा तो अच्छे से काम नहीं करेंगे। अगर आपको चेक करना है तो 2-3 बल्ब को सीरीज और पैरेलल में जोड़ के देख लीजिए। जब पैरेलल में जोड़ेंगे
तो काफ़ी अच्छा से गोलो करेगा, लेकिन जब सीरीज में जोड़ेंगे तो जो पहले है वो अच्छा से गोलो करेगा और जो बाद में है वो अच्छा से गोलो नहीं करेगा। तो यही है, इसी वजह से वो सभी पैरेलल में जोड़े जाते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि घरेलू परिपथ में सभी उपकरण इसमें जोड़े जाते हैं तो पैरेलल में समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो अब खत्म हो गया। 52 क्वेश्चन ही था जो हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या किसी आंसर में डाउट है कि हाँ इसका आंसर ये नहीं होगा ये होगा, तो आप किसी रेफरेंस बुक से वेरीफाई कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, या डायरेक्ट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का। और ये हमारा यूट्यूब का आईडी है, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है, और ये हमारा टेलीग्राम आईडी का है, टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप डायरेक्टली स्कैन करके या ये लिंक पे हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।